हाय ऑल, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। ठीक है, ये आपका सेम पेपर है 23 जनवरी 2023, लेवल 2 वालों के लिए है, लेकिन लैंग्वेज 2 है। यहाँ पे सबसे पहले बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। बट दे हैड ए स्ट्रेंजर विजिटर वन डे। उन्होंने जो है एक दिन एक अजनबी जो स्ट्रेंज विजिटर है उसको देखा। It was late in the afternoon and I was talking to the landlord about some packed lunch that I needed the next day. ये बहुत दोपहर में मतलब लेट की बात है और मैं बात कर रहा था लैंडलॉर्ड से कुछ पैक्ड लंच के बारे में जो मुझे नेक्स्ट डे जिसकी ज़रूरत थी। आई वॉज प्लानिंग ए शॉर्ट एक्सकर्शन बाय माई सेल्फ। मैं एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर रहा था। ट्रिप या सैर सपाटा, एक्सकर्शन में मतलब छोटा ट्रिप खुद से, टू ए ग्रुप ऑफ केव्स नियर बाई, जो पास में गुफाएं थी उनको विजिट करने के लिए। द लैंडलॉर्ड वॉज इन ए हरी। जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत जल्दी में थे। अरेंजिंग थिंग्स फॉर ए न्यू गेस्ट हु हैड बुक्ड ए रूम फॉर द सीजन। वो बहुत जल्दी में काम कर रहे थे क्योंकि एक नया गेस्ट आने वाला था जिन्होंने रूम बुक किया था सीजन के लिए। वो सपोज टू बी मूविंग इन एनी मोमेंट अराइविंग बाय द मेल ट्रेन। और वो सपोज मीन्स मतलब आने वाला, दैट वॉज सपोज टू बी हैपेंड मतलब घटित होने वाला। तो वो जो है किसी भी मोमेंट बस पहुंचने वाले थे मेल ट्रेन के द्वारा। एंड श्योर इनफ सून ए यंग मैन केम इन ए पोर्टर कैरिंग हिज लगेज। और इतना कहने में ही एक यंग आदमी जो है वो पोर्टर में आया अपने लगेज को लेके। ही वॉज बेयरली 25। वो हार्डली 25 का था। बेयरली मतलब हार्डली। क्लेड इन एन इल फिलिंग ट्वीट सूट, मतलब एक डर्टी सा सूट नहीं होता, विद ड्रूपिंग शोल्डर्स, झुके हुए कंधे, एंड वाइट ट्राउजर बॉटम। नीचे का जो पैंट का पोर्शन होता है वो चौड़ा होता है। बिकॉज ऑफ द जर्नी ही लुक्ड अनटाइडी। जर्नी की वजह से वो बहुत ज़्यादा अनटाइडी मतलब थके से। हिज हेयर, हिज नेक टाई, हिज शूज, हिज अनकेम्प्ड एंड नीडिंग अटेंशन, मतलब वो थोड़े से अजीब से दिख रहे थे। अनकेम्प्ड मतलब मेला कुचला, ठीक है। नीडिंग अटेंशन, उनको मतलब केयर की जरूरत थी। बट ही हैड ए चीयरफुल फेस, लेकिन फेस पे क्या था, एक स्पार्क था। एंड जेट ब्लैक आईज स्पार्कलिंग विद वाइटेलिटी। और जो उनकी आंखें थी वो बिल्कुल जेट ब्लैक थी और वो बहुत एनर्जेटिक दिख रही थी। मिस्टर भंडारी स्टेप फॉरवर्ड एंड आस्क मिस्टर डेविड। जो मिस्टर भंडारी है वो आगे गए, उन्होंने पूछा मिस्टर डेविड से, आई प्रिज्यूम, मतलब किसी भी चीज को जाने बिना जब हम किसी की धारणा बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिज्यूम। द यंग मैन लुक्ड क्लोजली एट हिज फेस, स्माइल्ड एंड नोडेड। जो यंग मैन है उसने क्या किया, जो आया था अंदर रूम में, तो उन्होंने क्या किया, उसकी फेस की तरफ क्लोजली देखा, स्माइल किया और नोडेड में सिर हिलाया। रूम नंबर 18 प्लीज, चाबी मांगी। एवरीथिंग इज रेडी, उन्होंने पूछा। द यंग मैन अगेन लुक्ड एट हिम। जो यंग मैन है उन्होंने उसकी तरफ फिर से देखा, स्माइल किया और सिर हिलाया। He paid the porter who bowed low for he was not asked to return the change and disappeared. उन्होंने जो पोर्टर है उसको पे किया जिसने who bowed low, जो बहुत कम किराया लेते हैं ना, for was not asked to return the change, और उन्होंने चेंज के लिए पूछा भी नहीं और वो वहां से चले गए। The young man gave me a brief friendly look and sat before a huge book. जो यंग मैन है उन्होंने एक बहुत फ्रेंडली लुक दिया, sat before a huge book, एक बड़ी किताब जो है उसको पढ़ने से पहले, which the landlord had pushed before him, making the necessary entries before himself and his intended stay. उन्होंने क्या किया, उस यंग मैन से पूरी एंट्रीज फिलअप करवा ली। इंटेंडेड मतलब प्लानिंग के साथ जब हम कहीं पे रुकते हैं। इस टाइम पर ही डिस्कवर्ड द सील्ड एनवेलप कंटेनिंग द टाइप्ड चिट लाइंग ऑन द टेबल। उन्होंने एक सील्ड एनवेलप खोजा जो कि जिसमें एक चिट थी जो कि टेबल पे था, एड्रेस टू हिम बाय नेम, उसके नेम से। ही टुक द कवर एंड टोर इट ओपन। उन्होंने कवर लिया और उसको फाड़ दिया। दिस कोइंसाइडेड विद द एंट्री ऑफ द लैंड लेडी इन टू द रूम। ये क्या था, एंट्री के साथ था, रूम में जो लैंड लेडी है उसकी एंट्री के साथ। शी हरीडली आस्क्ड हर हस्बैंड, उसने बहुत जल्दी से अपने हस्बैंड से पूछा, इफ दिस वॉज द न्यू गेस्ट, कि यही वो न्यू गेस्ट है। एंड हैविंग रिसीव्ड कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन जो है उसको रिसीव कर लिया है। केम फॉरवर्ड एंड शुक हैंड्स विद द यंग मैन, और उन्होंने उस लड़के के साथ हैंडशेक किया। डिड यू हैव ए नाइस जर्नी मिस्टर डेविड, आपने आपकी जर्नी कैसी रही, अच्छी रही मिस्टर डेविड। शी आस्क्ड विद हर स्वीट स्माइल, एक अच्छी सी स्माइल के साथ उन्होंने पूछा। द यंग मैन स्माइल्ड एंड नोडेड नॉन गैलेंटली। जो यंग मैन है वो मुस्कुराया और उन्होंने सिर हिला के बहुत काम और रिलैक्स होकर जवाब दिया, एज इफ टू से, वेल नीदर वेरी प्लीजेंट नॉर वेरी अनप्लीजेंट, ना तो बहुत सुहावनी जर्नी नहीं रही, ना ही बहुत असुहावनी। So who was the new visitor? The speaker, Mr. David, a new guest, Mr. भंडारी, the porter. तो यहाँ पे जो नया गेस्ट है वो कौन थे, वो थे आपके मिस्टर डेविड जो एक नए गेस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122।
हाउ वॉज द न्यू विजिटर ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड, इन ऑल फिटिंग क्लॉथ्स, इन शॉर्ट्स, इन समर क्लॉथ्स। तो यहाँ पे ये किस में थे, इन इल फिटिंग क्लॉथ्स, मतलब गंदे से जो कपड़े नहीं होते हैं, शर्ट बाहर आना, मतलब अनटाइडी चीज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है व्हाट मेड द पोर्टर बू लॉ, जो पोर्टर है उन्होंने कम पे क्यों किया। ही गॉट ए गुड टिप, ही वॉज इन्वाइटेड टू हैव कॉफी, ही वॉज रिलीव्ड दैट ही गॉट rid of his strange client, he never expected such a friendly treatment। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, ही गॉट ए गुड टिप। इसलिए तो उन्होंने चेंज वापस नहीं मांगा, ठीक है। तो जो पोर्टर है उन्होंने किराए पे, मतलब किराया कम क्यों लिया था, क्योंकि उनको एक अच्छी खासी टिप मिल गई थी। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वॉट वॉज द नरेटर प्लानिंग टू डू, जो नरेटर है वो क्या करने का प्लान कर रहा था। ही केम टू द गेस्ट हाउस टू मीट हिज ओनर, his friends were already staying there, he had planned a visit to the nearby caves, he was invited by the landlord and the landlady for the treatment of their daughter। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो नरेटर है वो क्या करने का प्लान कर रहा था, उनका खुद का प्लान था नियर बाई जो केव्स हैं उनको घूमने का, तभी तो वो लैंडलॉर्ड से बात करने गए थे कल के खाने के बारे में। नेक्स्ट है हाउ डिड मिस्टर डेविड रिस्पॉन्ड टू मिस्टर भंडारीज ग्रीटिंग, जो मिस्टर डेविड हैं उन्होंने मिस्टर भंडारी की ग्रीटिंग को कैसे रिस्पॉन्ड किया। ही थॉट इट ब्लू हिज डिग्निटी टू रिस्पॉन्ड विद ए स्माइल एंड ए नोड, नॉन गैलेंटली एंड कैजुअली। उन्होंने क्या किया था, स्माइल दी और फिर सिर को हिलाया था, तभी तो उन्होंने पूछा था कि रूम नंबर 18 की चाबी। क्लियर, यहाँ पे लिखा भी है ही स्माइल एंड नोटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, हाउ डिड मिस्टर डेविड ट्रेवल टू द सिटी, जो मिस्टर डेविड हैं वो सिटी तक कैसे ट्रेवल करके आए, खुद की कार से, वॉक डाउन, बाय ए मेल ट्रेन, ऑन द हॉर्स नेक, वो कैसे आए थे, मेल ट्रेन के थ्रू ट्रेवल करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, हु हैड केप्ट द सील्ड एनवेलप फॉर मिस्टर डेविड, जो मिस्टर डेविड है उसके लिए सील्ड एनवेलप किसने रखा था। द लैंडलॉर्ड ऑफ द गेस्ट हाउस, द स्पीकर, ए पेशेंट सीकिंग अपॉइंटमेंट, द पोर्टर हैड लेफ्ट इट बिहाइंड। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है, जो गेस्ट हाउस है उसका जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने ही उसके लिए सील्ड एनवेलप जो है मिस्टर डेविड के नाम से रखा था। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है राइट द एंटोनिम ऑफ नियर बाय, नियर बाय मतलब पास का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड योर नियर बाय। हम कई बार ये तो डेली बेसिस पे यूज भी करते हैं नियर बाय लोकेशन। तो यहाँ पे होगा सेक्लूडेड, डिस्टेंट, रिमोट और आइसोलेटेड। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, डिस्टेंट होता है आपका दूरी पे। Now the next passage. Read the passage given below and answer the question that follow by choosing the correct or most appropriate option. Forests are essential for the well-being of mankind. जो जंगल है वो mankind की well-being के लिए बहुत essential हैं. And the very existence of mankind would be in danger if forests are destroyed. अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे तो मैनकाइंड जो है, जो ह्यूमन है, वो उनका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय विंड एंड वाटर, ऑल्सो हेल्प इन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल। जो जंगल होते हैं वो जो सॉइल है उसको प्रोटेक्ट करते हैं इरोजन, यानी कि जो उड़ के जाती है हवा पानी से उसको, और ये इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं सॉइल की क्वालिटी को। ट्रीज हैव बीन प्रोवाइडिंग वुड टू मैनकाइंड एवर सिंस मैन लर्न टू कुक एंड टू लिव इन हट्स एंड हाउसेज। जो पेड़ है वो लकड़ी प्रोवाइड करते हैं इंसानों को तब से, जब से वो कुक करना स्टार्ट किया है, जब से वो झोपड़ियों घरों में रह रहे हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड ग्रास फॉर मेकिंग हट, रॉप, नेट्स एंड बास्केट। हमें घास देते हैं किसके लिए, हट्स के लिए, रॉप्स के लिए, नेट्स के लिए और बास्केट के लिए। एज मैन बिकेम मोर सिविलाइज्ड ही स्टार्टेड डिपेंडिंग मोर ऑन फॉरेस्ट। जैसे जैसे आदमी का शहरीकरण हुआ, सिविलाइज्ड मतलब जैसे जैसे वो नगरीकरण हुआ, वो और ज़्यादा फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। देयर इज नो एरिया ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस टुडे वेयर समथिंग ऑन द अदर मेड फ्रॉम फॉरेस्ट और मटेरियल नॉट इन यूज। अब ह्यूमन लाइफ में अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे लकड़ी यूज नहीं होती है। बेड लकड़ी का, ड्रेसिंग लकड़ी की, टेबल लकड़ी की, कुर्सी लकड़ी की। In fact, whichever way you look in your house, school or college or outside, you will see something on the other which has been made from the raw materials obtained from forest. आप कहीं भी रहो, घर में रहो, स्कूल में रहो, कॉलेज में रहो, घर के बाहर रहो, आपको कुछ ना कुछ लकड़ी का बना दिख जाएगा। But perhaps the most important service the trees provide to man in these days, fast growth of cities and industries in the role they play in reducing atmospheric pollution. लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्प जो प्लांट करते हैं इंसानों की, वो एक ऐसा फास्ट ग्रोथ सिटीज जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं। द लीव्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ CO2, वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। पॉइजनस गैस होती है एटमॉस्फेयर से और लार्ज अमाउंट में ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं।
दे ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट्स, वुड, bark, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये प्रोवाइड करते हैं. It is unfortunate that while the very existence of mankind is dependent on the existence of forest, it is man alone who is the greatest enemy of forest. Unfortunate मतलब बहुत अनलकी चीज़ है कि जो एग्जिस्टेंस है मैनकाइंड का वो कम्प्लीटली फॉरेस्ट के एग्जिस्टेंस पे डिपेंडिंग है, लेकिन फिर भी हम जंगलों को ख़त्म करते जा रहे हैं. द फॉरेस्ट इन आवर कंट्री हैव बीन स्टीडली डिस्ट्रॉयड इन द पास्ट, बहुत तेज़ी से ख़त्म हुए हैं. They are often cleared for the purpose of agriculture, settlement of homeless person and for providing land to the landless. और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर देने के लिए, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन देने के लिए. Apart from the legal deforestation, there is a lot of illegal deforestation carried out by people. जो legal deforestation है उससे दूर वहाँ पे एक illegal deforestation जो है उसको लोगों के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि जंगल को काटना. द अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग बाय शीप, जो जानवर अनकंट्रोल तरीके से खाते हैं, गाय भैंस. कटिंग डाउन ट्रीज फॉर मेकिंग चारकोल, पुटिंग अप फैक्ट्रीज, रोड, कैनाल, स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या रीज़न है किसके? डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को काटने के. वॉट इज़ नीडेड टूडेज मैसिव प्रोग्राम एट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, आज हमें जंगलों को बचाने के लिए बहुत मैसिव प्रोटेस्ट जो है उसकी ज़रूरत है. फॉरेस्ट मोस्टली हेल्प टू, जो जंगल है वो मेनली किस में हेल्प करते हैं? प्यूरिफाई द एयर, improve the quality of fertilizers, provide wild animals for hunting, provide the tourist will resort. जो फॉरेस्ट हैं वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं क्योंकि CO2 को ये इनटेक करते हैं और O2 जो है उसको ये रिलीज करते हैं. फर्टिलाइजर्स नहीं, एनिमल्स हंटिंग नहीं, रिजोर्ट टूरिस्ट नहीं. तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130. इन द पास्ट मैन ऑलवेज लिव्ड इन द जंगल, डिडंट गो फॉर हंटिंग, डिडंट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर इकोलॉजी, डिडंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. तो पास्ट में लोग जो हैं उनको क्या है, कभी भी रियलाइज नहीं हुआ फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस, इवन आज भी उनको ये चीज़ रियलाइज नहीं हो रही है. आयरोनिकली मैन हिमसेल्फ responsible for the destruction of forest, not dependent on forest for survival, getting his entire food from forest, releasing oxygen to be consumed by trees. तो यहाँ पे क्या है, आयरॉनिकली अगर हम देखें तो आदमी खुद जो है वो जंगलों का दुश्मन बन रहा है और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, घर के लिए, पैसे के लिए वो क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट है 132. चूज द सिनोनिम ऑफ एसेंशियल. एसेंशियल होता है जरूरी, इसका सिनोनिम बताना है. इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, इंपरेटिव और सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे नेसेसरी जो है वो इसका बिल्कुल सिनोनिम हो जाएगा. नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू प्यूरिफाई. प्यूरिफाई होता है मतलब किसी भी चीज़ का शुद्धिकरण. प्लंडर, डिस्क्रीट, डिस्ट्रॉय और पोल्यूट. तो इसका जो अपोजिट होगा दैट इज योर पोल्यूट. पोल्यूट होता है जब किसी चीज़ में हम हानिकारक सब्सटेंस मिला देते हैं. नेक्स्ट है अ मैन हैज़ प्रोग्रेस्ड हिज डिपेंडेंस ऑन द फॉरेस्ट हैज़. एक जो मैनकाइंड है उन्होंने प्रोग्रेस की है अपनी डिपेंडेंस को फॉरेस्ट पे. डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, बिकम डायरेक्ट एंड बिकम इनसिग्निफिकेंट. तो उन्होंने क्या किया है, बल्कि वो फॉरेस्ट पे अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं. चाहे आप शहर में रहो, चाहे आप गांव में रहो, आप सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे हो, फॉरेस्ट पे. देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ ए मैसिव प्रोग्राम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, एफॉरेस्टेशन, बोथ 2 and 3. तो आज जो मैसिव रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे वो किस चीज़ की है कि आप फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो और जितना ज़्यादा पेड़ हो सके या जंगल हो सके उनको लगाओ. तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा. द टीचर वॉज रिव्यूइंग दैट द स्टूडेंट्स लर्न अर्लियर इन द डे ड्यूरिंग ए लैंग्वेज एक्टिविटी ऑन ए पोएम. फॉर दिस होल क्लास डिस्कशन वॉज इनिशिएटेड बाय हर. दिस डिस्कशन इज, जो टीचर है वो रिव्यू ले रही थी कि बच्चों ने जो एक दिन पहले लैंग्वेज एक्टिविटी के दौरान एक पोएम को याद किया था, पूरी क्लास में डिस्कशन में उसको क्या किया गया, उसके द्वारा इनिशिएट किया गया. तो ये डिस्कशन क्या है, डिस्कोर्स, पोइटिक डिवाइस, स्कीमा और रिवीजन. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर डिस्कोर्स. ठीक है, टीचर ने क्या किया, रिव्यू लिया है कि जो बच्चों ने याद किया था एक दिन पहले एक पोएम को लैंग्वेज एक्टिविटी की तरह, और उसको उसमें क्या किया, पूरी क्लास में डिस्कस किया गया और उस चीज़ को इनिशिएट किया. तो ये जो डिस्कशन होता है दैट इज कॉल्ड योर डिस्कोर्स इनिशिएशन. सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये किसने दिया था, नाओम चॉम्स्की ने. ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, हर बच्चे के अंदर एक इनेट क्वालिटी होती है जिसमें बच्चा किसी भी लैंग्वेज को किसी भी टाइम पे सीख सकता है. एन एरिया ऑफ द ब्रेन प्री प्रोग्राम फॉर लर्न लैंग्वेज, एन एरिया ऑफ द ब्रेन वेयर लैंग्वेज इज स्टोर्ड,
a device that made learning more than one language in childhood possible, a device that allowed children to experiment with new words. तो यहाँ पे क्या होगा, जो LED है वो एक एरिया होता है ब्रेन का, प्री प्रोग्राम टू लर्न लैंग्वेज, कि हमारे दिमाग में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें फिट होती हैं जिससे हम किसी भी लैंग्वेज को कहीं पे भी सीख जाते हैं. दूसरा, एक डिवाइस जो होती है वो बनाई जाती है एक से ज़्यादा लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बचपन में जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके. बोलते हैं ना, बचपन में दिमाग कोरी स्लेट होता है, तो आप जितनी चीज़ें बच्चे को सिखा देंगे वो सीख जाएगा. तो सीटेट ने 1 और 3 दोनों ही आंसर्स को यहाँ पे करेक्ट माना है. विच कॉग्निटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग एक्विजिशन, जो पढ़ते वक्त जो हम अर्जित करते हैं उसके लिए कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता जरूरी है. मेंटल रिप्रेजेंटेशन, थ्योरी ऑफ माइंड, स्पोकन लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि स्पोकन लैंग्वेज जो होती है वो एक कॉग्निटिव एबिलिटी है जो रीडिंग एक्विजिशन के लिए रिक्वायर्ड होती है. सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट. व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है उसमें 3 स्टेज कौन सी होती हैं. सिलेबल, वर्ड, सेंटेंस. साउंड, पिच, टोन. डेप्थ, स्पीड, रिदम. सिलेबल, राइम और फोनेम. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज, सबसे पहले आता है सिलेबल. सिलेबल क्या होता है, PHO. फिर आता है राइम, आप किस तरीके से इसको मर्ज करके पढ़ रहे हैं. और फिर आता है फोनेम्स, यानी कि पूरा जब हम इसको स्वर के साथ पढ़ते हैं दैट इज फोनेम. ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा. अ चाइल्ड इज गोइंग टू द मार्केट विद हिज फादर, बच्चा अपने पापा के साथ मार्केट जा रहा है. वाइल गोइंग हिज फादर पॉइंट्स आउट एंड रीड रोड साइंस एंड स्टोर साइंस. फादर जो है वो पॉइंट आउट करते हैं रोड साइन की तरफ और साइंस को स्टोर करते हैं. दिस विल हेल्प हिम टू डेवलप प्रिंट अवेयरनेस, साइन लैंग्वेज अवेयरनेस, एथिक अवेयरनेस और फोनेमिक अवेयरनेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट अवेयरनेस. ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चा जब अपने फादर के साथ मार्केट जा रहा है तो जाते वक्त उसके फादर जो है वो जब पॉइंट आउट करते हैं और रोड साइन जो है उसको पढ़ते हैं और उस साइन को क्या करते हैं वो स्टोर करते हैं. तो बच्चे के लिए क्या होता है, ये प्रिंट अवेयरनेस है. उस सामने लिखी चीज को जो है वो अच्छे से समझ रहा है और उसको दिमाग में स्टोर करके रख रहा है. दैट इज योर प्रिंट अवेयरनेस. अ टीचर गेव द हैंड आउट ऑफ पिक्चर रीडिंग एक्टिविटी, दैट पिक्चर विल हेल्प चिल्ड्रन इन. एक टीचर है जिसने हैंड आउट दिया, यानी कि हाथ से बना हुआ, फॉर पिक्चर रीडिंग एक्टिविटी. जो कोई पिक्चर बनी हुई है हैंड आउट हाथ से बनी हुई, उसको रीड करने की एक्टिविटी में. तो ये जो पिक्चर है वो बच्चों को किस में मदद करेगी, स्पीच डेवलपमेंट में, ड्राइंग डेवलपमेंट में, एस्थेटिक डेवलपमेंट और आर्ट डेवलपमेंट. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्पीच डेवलपमेंट. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, एक तो हैंड आउट नोट है. ठीक है, पिक्चर जो उन्होंने दी है बनी बनाई उसको रीड करके क्या करना है, बोलना है. बच्चा क्या करेगा, स्पीकिंग यानी कि बोलने का जो डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव करेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइन ऑफ इमरजेंट लिटरेसी. ए चाइल्ड रियलाइजिंग वन रीड्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, बच्चा बाएं से दाएं की तरफ पढ़ता है. चाइल्ड रीड्स एप्रोप्रिएटली, बच्चा सही तरीके से पढ़ता है. चाइल्ड रियलाइजिंग दैट लेटर्स रिप्रेजेंट राइटिंग, जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो राइटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं. ए चाइल्ड स्क्रिबल्स विद ए पर्पस. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2. जो इमरजेंट लिटरेसी होती है इसका कौन सा मेन सिम्टम नहीं है. बच्चा जो है वो लेफ्ट से राइट पढ़ता है. आप ऐसे ही तो पढ़ते हैं, हम सब लोग ऐसे ही पढ़ते हैं. बच्चा जो है लेटर जो लिखे हुए हैं, अगर ये लेटर लिखे नहीं होते तो ये राइटिंग हो ही नहीं पाती. ए चाइल्ड स्क्रिबल्स विद ए पर्पस, बच्चा जो है वो किसी पर्पस से लिखता है, किसी उद्देश्य की वजह से लिखता है. अगर आपको सीटेट नहीं निकालना होता तो आप ये सब कुछ लिखते पढ़ते नहीं होता. लेकिन चाइल्ड रीड्स एप्रोप्रिएटली, वो स्पीकिंग होती है. क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी इनकरेक्ट. नेक्स्ट है 143. फाउंडेशनल लिटरेसी इज द एबिलिटी, जो फाउंडेशनल लिटरेसी होती है वो क्या है, रिकॉग्नाइज द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट फोनेम, राइट कंप्लीट सेंटेंस, रीड एंड राइट. तो जो फाउंडेशनल लिटरेसी होती है उसमें पढ़ना और लिखना जो है उसको सिखाया जाता है. L होता है, S होता है, R होता है, W. यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग जो है उस पर फोकस किया जाता है. ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी जो होती है वो मैक्सिमम स्कूल्स में किस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि बच्चा चीज़ों को पढ़ सके और लिख सके. ठीक है, इन प्रिपेयरिंग रीडिंग टेस्ट द टीचर इज बेस्ट एडवाइस टू, जो रीडिंग टेस्ट है उसको प्रिपेयर करते वक्त टीचर जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को ध्यान में रखेगा. टेल द चिल्ड्रन द टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड डू द बेस्ट दे कैन,
बच्चों को ये चीज़ बता दे कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जितना अच्छा दे सकते हैं उतना अच्छा करें। आस्क लर्नर्स टू रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंस इन द प्रॉपर सीक्वेंस एज पर द टेक्स्ट रीड। जितने भी जम्बल्ड सेंटेंस है, जम्बल्ड सेंटेंस मतलब ऊपर नीचे, उनको जो उन्होंने टेक्स्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जमा दें। आस्क द लर्नर्स टू रीड द इंस्ट्रक्शन क्लियरली एंड राइट ए पैराग्राफ ऑन द थीम ऑफ द टेक्स्ट रीड फॉलोइंग द वर्ड लिमिट। बच्चे जो है उनको इंस्ट्रक्शन को क्लियरली पढ़ने के लिए बोलें और एक पैराग्राफ लिखवाएं उस टेक्स्ट की जो थीम है, जो पढ़ी हुई थीम है उसके ऊपर, और वर्ड लिमिट रखें। बच्चे को गिव द प्यूपिल प्रैक्टिस इन आंसरिंग क्वेश्चन सिमिलर टू द टाइप दैट विल अपीयर ऑन द टेस्ट। मतलब जो मॉक टेस्ट होता है ना, सिमिलर टेस्ट, वैसे उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए। तो यहाँ पे जो रीडिंग टेस्ट है उसमें बच्चे को क्या करना है, जम्बल्ड सेंटेंस देने हैं, यानी कि ऊपर नीचे सेंटेंस देने हैं, और फिर बच्चों को जो उन्होंने टेक्स्ट पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर सीक्वेंस में उसको जमाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अ टीचर engages her learners in a number of group activities such as group discussion, group project, role play. Such learning process with peer groups are advocated by. ये जो प्रोसेस है वो कौन सी है, मतलब कौन सा साइंटिस्ट जो है वो इस अप्रोच को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे जो लेव वाइगोस्की है ना, उनकी थ्योरी थी सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी, यानी कि सोशल कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि इन्होंने कोलैबोरेटिव लर्निंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। इसमें ग्रुप प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एक से ज़्यादा बच्चों का ग्रुप है, रोल प्ले हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, बच्चा दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करके सीखता है। तो ये कहा था लेव वाइगोस्की ने। विच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। ध्यान से सुनना क्या होता है, प्रिडिक्ट करना, नोटिस राइटिंग, नोट मेकिंग और नोट टेकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर नोट टेकिंग। ठीक है, जब टीचर क्लास में बोलता है, बच्चे अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो वो क्या करते हैं, उस चीज को ग्रेस्प कर लेते हैं, क्लास में तुरंत की तुरंत उस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। दैट इज योर एक्टिव लिसनिंग। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। Students need to brainstorm ideas, organize, draft, edit, revise their work is a process which reflect. जहाँ पे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाए और ड्राफ्टिंग आ जाए, ये हमेशा याद रखिएगा आपका किससे रिलेटेड होता है, राइटिंग स्किल से, क्योंकि राइटिंग स्किल्स के अंदर ही ड्राफ्टिंग की जाती है। ठीक है, ब्लूप्रिंट बनता है, एडिटिंग होती है और लास्ट में फाइनल प्रिंट आता है। यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज है, उनको ऑर्गेनाइज करना, ड्राफ्ट बनाना, एडिट करना, रिवाइज करना और लास्ट में रीप्रिंट करना। So the option 4 will be correct. A teacher asks his learners to read a text silently. As a teacher, he should instruct learners. टीचर जो है बच्चों को एक टेक्स्ट को धीरे से पढ़ने के लिए बोल रही है। एक टीचर के तौर पर उसको बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए दैट इफ दे एनकाउंटर एनी डिफिकल्ट वर्ड दे शुड कम टू द टीचर। अगर उनको किसी भी वर्ड में डिफिकल्टी आ रही है तो उनको टीचर के पास आना चाहिए। टू इन्फेयर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विद कॉम्प्रीहेंशन। उनको नए वर्ड जो हैं उनके मीनिंग को समझना चाहिए कॉन्टेक्स्ट के साथ और पढ़ने में समझ बनानी चाहिए। टू अंडरलाइन एंड प्ले स्पेशल अटेंशन टू ग्रामर आइटम्स यूज्ड इन द टेक्स्ट। केवल जो ग्रामर आइटम है उस पर अटेंशन पे कीजिए। टू रीड फास्ट एंड कंप्लीट द टेक्स्ट इन टाइम इवन दे डोंट कॉम्प्रीहेंड इट। जल्दी जल्दी पढ़िए, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए। तो यहाँ पे जब टीचर बच्चों को साइलेंटली पढ़ने बोल रही है, इसका मतलब ये है कि जो नए वर्ड आ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, उनसे उनका मीनिंग निकालना और समझ के साथ उस चीज को पढ़ना। ठीक है, जब आप किसी भी चीज को साइलेंटली पढ़ते हैं ना तो आप क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे उसका मतलब निकाल के उसको पढ़ते हो। साइलेंट रीडिंग जो होती है ना, इसमें थोड़ी देर में आप जब मौन पठन जो करते हो उसमें चीजों को आप समझने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, नए वर्डों का, जितने भी नए शब्द आए हैं उनके मीनिंग को समझना। ठीक है, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उस चीज को कॉम्प्रीहेंस करना, यानी कि अर्थ निकालना। So the option 2 will be correct. A language teacher asked her learners to describe in front of the class any memorable event they did during their summer vacation. मतलब कोई लैंग्वेज टीचर है, उसने अपने बच्चों से कहा कि पूरी क्लास के सामने कोई भी मेमोरेबल इवेंट जो है उसको डिस्क्राइब करो, जो आप समर वेकेशन में आपने किया या समर वेकेशन में आप घूमने गए, कुछ भी किया हो। तो कौन सा जो है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है इस पूरी प्रोसेस में लैंग्वेज लर्नर के तौर पर। He should ask them to share the event in English. He should focus on the fluency and accuracy of the language used. He should encourage them to express ideas in their home language. He should focus on completing syllabus other than focusing on such issues. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा,
कि ही शुड एनकरेज, उसको एनकरेज करना चाहिए आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने से अपने खुद की होम लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि बच्चा जब अपने घर की भाषा को यूज़ करता है या मदर टंग को यूज़ करता है तो वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, ज़्यादा अच्छे से अपने आप को डिफाइन कर पाता है। एक्यूरेसी और फ्लुएंसी का यहाँ पे इतना रोल नहीं होता क्योंकि बच्चे क्या हैं, छोटे हैं। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। हाउ कैन ए टीचर डेवलप गुड राइटिंग स्किल इन द बडिंग राइटर्स, जो एक टीचर है वो गुड राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप कर सकता है बडिंग राइटर्स में। बाय गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन द टॉपिक एंड वर्ड लिमिट, बाय प्रेजिंग लर्नर्स दैट दे डिड वेल एंड मेकिंग स्पेसिफिक कमेंट्स टू इम्प्रूव फर्दर, बाय आस्किंग लर्नर्स टू राइट इन ए गुड हैंड राइटिंग, बाय गिविंग लर्नर्स डिटेल फीडबैक ऑन ग्रामेटिकल एरर्स ओनली। तो यहाँ पे होता है वर्डिंग राइटर्स होते हैं जो जगह जगह पे आपकी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होते। एक तो होता है कि आप बच्चे को डांट दीजिए, अगर बच्चा जरा सा भी गलती कर रहा है तो आप बच्चे को डांट दीजिए, तो उस केस में क्या होगा, बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं रह पाता है। और बडिंग राइटर होता है जहाँ पे बच्चा सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उस केस में हमको क्या करना है, उनको प्रेज करना है, ठीक है, कि उन्होंने जो भी लिखा या जो भी किया बहुत अच्छा किया, और आगे हम स्पेसिफिक कमेंट देते हैं जिससे बच्चा अपने आप को इम्प्रूव कर सके। बडिंग राइटर्स होते हैं आपके बिगनर्स, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। बिगनर्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बडिंग राइटर, जो किसी भी चीज़ को जस्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये सारा पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।